नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 54 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ पर क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है, तो आप जिस भी माध्यम से हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतः समतल और उच्च ढाल वाला है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है। फिर थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है, विशाल मात्रा में अवसाद के प्रभाव के कारण यहां कोशी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतः समतल और उच्च ढाल वाला है, ये आपका बिल्कुल गलत है, अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है। अगर हम उत्तरी मैदान की बात करें तो यहां पर एनसीईआरटी के हिसाब से पहले सघन विविधता पाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ का जो तराई रीजन है वहां पर आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा की जाती है। ठीक है, तो विविधता अब उतना देखने को नहीं मिलती है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, विशाल मात्रा में अवसाद के प्रभाव के कारण यहाँ कोशी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है, ये बिल्कुल सही है। जब हम कोशी नदी की बात करते हैं, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि सौरो ऑफ बिहार किस नदी को बोला जाता है, तो सौरो ऑफ बिहार कोशी नदी को बोला जाता है। ठीक है, बाढ़ लाती है कोशी अपने साथ, अपना रास्ता जो है वो परिवर्तित करती रहती है। इसी तरीके से परीक्षा में एक और प्रश्न बनता है कि सौरो ऑफ बंगाल किसे कहा गया है, तो दामोदर को। दोनों याद रखिएगा, जब बिहार की बात आएगी तो सौरो ऑफ बिहार किसे कहा गया है, कोशी नदी को, और सौरो ऑफ बंगाल किसे कहा गया है, दामोदर रिवर को। ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को अगर हम देखेंगे इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, केवल 3 जो है वो सही है, बाकी 2 जो है वो गलत है। देखिए क्लास, यहां पर अगर हम नदन प्लेन की बात करें तो नदन प्लेन जो है वो आपका हाईली स्लोप्ड नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ऐसा तो है नहीं कि नदन स्लोप जो है वो हाईली स्लोप्ड है, कुछ इस तरीके से है, बल्कि नदन प्लेन को हम डाइवर्स रिलीफ में डिवाइड करते हैं, जैसे भाबर रीजन, तराई रीजन, बांगर रीजन और खादर रीजन। यहां पर आप लोग देख लीजिए, ये कौन सा रीजन है, ये भाबर रीजन है, जहां पर बड़े 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 ईंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर ये देखो, ये तराई रीजन है। ठीक है, ये तराई रीजन है, क्लियर है। और फिर इधर आपको दिखता है खादर रीजन और इधर बांगर रीजन। बोला जाता है ना, यहां पर जो सॉइल है वो न्यू एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, और जब हम बांगर की बात करते हैं, जो आउटसाइड फुट प्लेन की हम जब बात कर रहे हैं, आउटसाइड फ्लड प्लेन की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं। ये आपकी पथरीली रीजन है, यहाँ पे तराई रीजन है। ठीक है, जब हम गोरखपुर वाले रीजन की बात करते हैं, जब हम उत्तर प्रदेश के मैप की बात करते हैं, तो नेपाल के साथ जो उत्तर प्रदेश की स्टेट अपने बॉर्डर को शेयर करे वो आपका तराई वाला बेल्ट होता है, जहां पे मस्तिष्क रोग की बीमारी देखने को मिलती है, इंसेफेलाइटिस रोग की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर इधर आपका जब हम खादर की बात करेंगे, न्यू एलुवियल सॉइल, नई जड़ों मिट्टी देखने को मिलती है, और बांगर में ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर हम एनसीईआरटी के बेसिस पे चलें तो पहले नदन प्लेन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, लेकिन अब हम देखते हैं इनके जो तराई बेल्ट, जहां पर पहले एक समय फॉरेस्ट हुआ करता था, उनको क्लियर कर दिया गया, क्लीन कर दिया गया। क्यों? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अब आपको पता है जिधर भी हमको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी वहां पर खेती अच्छी होगी ना, ये चीज तो फर्टाइल सॉइल है तो खेती भी होगी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उनको भी क्लीन कर दिया गया, काट दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नॉर्दर्न प्लेन में अब की जाती है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये इतना जैव समृद्ध नहीं है। क्लियर हो गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखें क्लास। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न को देखिए, प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। पश्चिमी घाट अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न घाट की यहां बोली गई बात की गई है, तो ठीक है, वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर
इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ये तो ठीक है, चलो इसमें ये तो एक सरल सा जनरल सा स्टेटमेंट है कि पश्चिमी घाट अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या पश्चिमी घाट की जब हम बात करते हैं तो ये आपके 5 राज्यों में विस्तृत है? नहीं, ये 6 राज्यों में विस्तृत है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? केवल 2 करेक्ट है, बी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर देख लीजिए क्लास, जब हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं, जब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, तो पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों से में विस्तृत है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा था कि पश्चिमी घाट जो है वो किस नदी से आपका स्टार्ट होता है, तो नर्मदा दिया गया था, तापी दिया गया था, तो याद रखिएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है पश्चिमी घाट तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तक फैला हुआ है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखो, थर्ड प्रश्न को क्या दिया गया है? भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? ठीक है, रिगार्डिंग द फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन मॉनसून विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड? एल नीनो, सदर्न ऑक्सीलेशन, सोमाली करंट। तो यहां पर जब हम इंडियन मॉनसून की बात करते हैं तो इंडियन मॉनसून के लिए एल नीनो, सदर्न ऑक्सीलेशन और सोमाली करंट तीनों रिस्पॉन्सिबल है, और उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब एल नीनो की हम बात करते हैं तो इससे मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में हवा के दबाव में कमी आने लगती है। इसका असर यह होता है कि यह विषुवत रेखा के इर्द गिर्द चलने वाली व्यापारिक हवा कमजोर पड़ने लगती है। यही हवा मानसून हवाएं होती हैं जो भारत में वर्षा लाती है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न बन जाता है एल नीनो से और ला नीनो से, ये याद रखिएगा। जब हम ला नीनो की बात करते हैं तो यहां पे बनने वाले, देखो ला नीनो से बनने से हवा के दबाव में तेजी आती है, ये याद रखिएगा। यहां पर हवा के दबाव में कमी आती है, लेकिन जब हम ला नीनो की बात करते हैं तो यहां पर हवा के दबाव में तेजी आती है और व्यापारिक पवनों को रफ्तार मिलती है, जो भारतीय मानसून पर अच्छा प्रभाव डालती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई गई होगी। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, नहीं पता कि ला नीनो क्या है, एल नीनो क्या है, सोमाली करंट क्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में और प्रश्न इन्हीं टॉपिक्स पे कर लेंगे, इंडियन मॉनसून पे। चलो फोर्थ प्रश्न को देखो, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश बारबरी स्टेट में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए, बारबरी स्टेट में कौन सा देश आपका सम्मिलित नहीं है? यहां पर सूडान, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया दिया गया है। तो कौन सा देश बारबरी स्टेट में सम्मिलित नहीं है? सूडान नहीं सम्मिलित है। ये चीज तो क्लियर हो रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किस कॉन्टिनेंट की? अफ्रीका की बात हो रही है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए आपका सही उत्तर है। जब हम बात करते हैं बारबरी कोस्ट की, तो बारबरी कोस्ट में मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनिस है और ट्रिपोली, ये ठीक है, याद रखिएगा। बारबरी कोस्ट कहते हैं अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागरीय तट को हम क्या कहते हैं? ये भूमध्य सागरीय तट है ना, तो इसे बारबरी स्टेट कहते हैं। ठीक है, वहां पर इस प्रश्न में सूडान दिया गया था, सूडान आपका उधर की तरफ नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ जब हम जाते हैं तो हमको सूडान देखने को मिलता है। चलो अगला प्रश्न हम देखें, 5वां प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। चलिए बताइए, पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। बताइए, जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं एनवायरमेंट की, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जब भी एनवायरमेंट की बात आएगी तो एनवायरमेंट में आपके एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट आएंगे, जैविक और अजैविक घटक दोनों सम्मिलित होंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The various component of the environment are interconnected and interdependent। ठीक है, बोला गया है पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर आश्रित रहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जब भी हम एनवायरमेंट की बात करेंगे इसमें जैविक अजैविक घटक दोनों आएंगे, और अगर हम देखें ये घटक जो है वो एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर अगर हम देखें परस्पर आश्रित हैं। बिल्कुल सही है, डिपेंडेंट है। अब आप सोचिए, हम लोग भले जैविक घटक हैं,
है ना, हम लोग क्या है, जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग है ना, लेकिन हम पानी पे निर्भर रहते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई खत्म कर दोगे मर जाएंगे, पानी नहीं दोगे तो 1-2 दिन में मर जाएंगे प्यास के मारे, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे पर सब क्या है, आश्रित हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। द ओनली एनर्जी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज सन, लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए क्लास, जब हम बात कर रहे हैं लैंड, एयर और वाटर की, हम जल की बात कर रहे हैं, स्थल की बात कर रहे हैं और वायु की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब अजैविक घटक है, ए बायोटिक कंपोनेंट है, ना कि बायोटिक कंपोनेंट। तो इसको आप क्या करिए, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, गलत है बिल्कुल भी। द ओनली एनर्जी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज द सन, नहीं ऐसा भी नहीं। हाँ, सन को हम कहते हैं कि ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बिल्कुल सही है। अगर पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा नेचुरल एनर्जी सोर्स कौन सा है तो वो सन होगा, लेकिन सन इज द ओनली एनर्जी सोर्स फॉर द अर्थ, ये भी गलत है आपका। तो यहां पर तो दोनों ही गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। ये चीज क्लियर है ना। चलो, ऊर्जा की संघटक की अगर हम बात करें तो सन से हमें ऊर्जा मिलती है, टाइडल एनर्जी भी होती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर है ना क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाँ, अगर ओनली की जगह लिखा होता लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है तो फिर आप सही करके आते उसको। अगला प्रश्न देखिए 7वां। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीच। नीच के बारे में आपको बताना है। इट इज द फंक्शनल ट्रेट ऑफ द स्पीशीज, मोर देन 2 स्पीशीज कैन नॉट रिसाइड इन द सेम नीच। देखिए, जब भी हम फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कार्यात्मक लक्षण की किसी प्रजाति के, तो उसे नीच कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फंक्शनल रोल की जब हम बात करते हैं, मोर देन 2 स्पीशीज कैन नॉट रिसाइड इन द सेम नीच। याद रखिए, हर स्पीशीज की अपनी नीच होती है, मोर देन 2 की तो बात ही नहीं है। एवरी स्पीशीज हैव देयर ओन नीच, ठीक है। यहां पर जो लिखा है, एक ही निकेत में 2 से अधिक प्रजाति निवास नहीं कर सकती, ये 2 से अधिक नहीं, एक नीच में एक ही प्रजाति निवास करती है, ठीक है। सबका अपना यूनिक नीच होता है। अब देखो, घर की अगर हम बात करें तो घर में माता पिता का अलग अलग कर्तव्य होता है। माता का कर्तव्य दूसरा होता है, पिता का कर्तव्य दूसरा होता है, भाई बहनों का कर्तव्य दूसरा होता है, ठीक है। उनका फंक्शनल रोल अलग अलग होता है। इसी तरीके से जब हम नीच की बात करते हैं तो हर स्पीशीज का अपना नीच होता है, उनका फंक्शनल रोल अलग होता है। और याद रखिएगा, इसमें अगर हम देखें ऑफ स्प्रिंग, बच्चे पैदा करना भी नीच में ही आएगा, ठीक है। मतलब कोई सामान खाने का, कोई पदार्थ लाना, अपने घर का निर्माण करना, घोंसले का निर्माण करना, अगर हम चिड़िया की बात करें, दाना लेकर आना, अपने बच्चों को दाना खिलाना, बच्चे पैदा करना, सब नीच में आएगा, उसके जितने भी फंक्शनल रोल होते हैं। और 2 स्पीशीज की सेम नीच कभी नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपका कौन सा करेक्ट है, ओनली 1। क्लियर है ना क्लास। तो ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। एनजीटी कर लो, एनजीटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इसे 2012 में स्थापित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, याद रखिएगा। भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला पहला विकासशील देश था। इंडिया इज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू एस्टैब्लिश अ स्पेशल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल। तो यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना है क्लास की, आपका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। और यहां पर पूछा भी क्या गया है, यहां पर पूछा भी गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010 जब हम एनजीटी की बात करते हैं। हाँ, इंडिया इज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू एस्टैब्लिश अ स्पेशल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर कौन सा गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। क्लियर है। चलो अगला हम देखें, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कम्युनिटी इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, वही पूछा गया है। जब हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज जो हैं उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे
अगर मैं आपसे कहूं कि एक मधुमक्खी है, वो फूल पे बैठ रही है अपना शहद बनाने के लिए, तो मधुमक्खी को शहद बनाने के लिए मदद मिल रही है उस फूल से। साथ ही साथ जब मधुमक्खी जो पॉलन है उसको हवा में स्प्रेड करेगी तो उस वही फूल के पेड़ और कई जगह आपके निकलेंगे उन पॉलन ग्रेन्स के हेल्प से। तो यहाँ पर दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। तो प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म की जब भी हम बात करेंगे प्लस प्लस यहाँ दिया गया ना, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट इक्वली, ठीक है। इन कमेंसलिज्म वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एंड द अदर रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, जब हम कमेंसलिज्म की बात करेंगे तो एक को तो आपके बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल सही है। इन कॉम्पिटिशन बोथ ऑर्गेनिज्म आर हार्म्ड, ठीक है। जब कॉम्पिटिशन होता है, जैसे एक रोटी है, दो बिल्लियां लड़ रही हैं, तो एक दूसरे को क्या हार्म करेंगी वो। ऐसे ही जब जंगल में शिकार होगा, ठीक है, और उस शिकार के लिए मतलब दो जानवर एक दूसरे से लड़ेंगे तो दोनों को हार्म होगा, तो कंपटीशन में दोनों को हार्म होता है। इन पैरासिटिज्म वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म द अदर बेनिफिटेड, ठीक है। पैरासिटिज्म की जब हम बात करेंगे तो इसमें एक जो आपका है उसको हार्म होगा और दूसरे को बेनिफिट होगा, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा गया है। यहां पर आपका ये भी सही है, जब हम पैरासिटिज्म की बात करते हैं तो एक को हार्म होता है, दूसरा जो है उसको बेनिफिट होता है। जैसे पैरासिटिज्म में मच्छर आपको काट रहा है तो मच्छर आपका खून पी रहा है, ठीक है, और अगर आपको मच्छर काट रहा है तो डेंगू भी हो सकता है। मच्छर का तो पेट भर रहा है खून पी के, लेकिन आपको डेंगू हो सकता है। कमेंसलिज्म में हम देखें कि एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा न्यूट्रल है। जैसे एक बड़ी सी मछली है, उसने किसी चीज का शिकार किया, तो जब वो खाना खा रही थी, मतलब उसने जब अपना खाना शुरू किया तो छोटे 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 पार्टिकल्स पानी में और गिर रहे हैं, जो कि छोटी छोटी मछलियां खा रही हैं, ठीक है। कमेंसलिज्म एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा अनअफेक्टेड है। म्यूचुअलिज्म दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर तो सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। डी दिया गया है, इसको कैंसिल कर लो, इसलिए कैंसिल कर लो क्योंकि पैरासिटिज्म की हम बात करते हैं तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है, दूसरे को बेनिफिट होता है, बिल्कुल सही है। मच्छर वाला याद रखना, जुए वाला याद रखना, जब बाल में जुए पड़ जाते हैं तो आपको तो खुजली होती है, लेकिन जुए का तो पेट भरता है ना। तो ये सब पैरासिटिज्म की एग्जाम्पल है जिसमें एक को बेनिफिट, दूसरे को हार्म, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है। कौन सा सही कथन नहीं है, तो सभी सही है। इसमें दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, कॉम्पिटिशन में दोनों को हार्म होगा। चलो ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, 10वां प्रश्न देखते हैं क्लास। यहां पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोसिस्टम। इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय टांसले, ठीक है। यह जैविक समुदाय एवं भौतिक वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है। कहा जा सकता है इकोसिस्टम में जब भी हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो इसमें अजैविक जैविक घटक दोनों होते हैं और दोनों में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जब पढ़ाया था एनवायरमेंट कि जो इकोसिस्टम है वो छोटा सा छोटा हो सकता है, बड़ा सा बड़ा, बड़े से बड़ा हो सकता है, ठीक है। बस हमको ये याद रखना है कि उस इकोसिस्टम की जब भी हम बात करेंगे उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों हो, ये याद रखिए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक मुट्ठी चीनी ली और उस चीनी को खाने के लिए कई छोटे छोटे कीड़े आके उस चीनी को खा रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीनी है वो आपका अजैविक घटक हो गया और जो चींटियां हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो उस चीनी को खा रहे हैं, वो आपके जैविक घटक हो गए। तो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये एक इकोसिस्टम का निर्माण कर देगा, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं तो एक्वेरियम में आप देखते हैं पानी रहता है, उसमें आप मछलियां डाल देते हैं अलग अलग तरीके की लाकर, ठीक है। उनको दाना भी देते रहते हैं, तो वहां पर भी एक आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का निर्माण हो गया। अगर वहां पर जैविक और अजैविक घटक दोनों हैं और दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन चल रहा है तो एक ऐसे तंत्र का निर्माण होगा जिसको कि पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्लियर है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी भी आपका एक इकोसिस्टम है, क्योंकि इसमें आपको पता है जैविक अजैविक घटक दोनों सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा, जहां भी जैविक अजैविक घटक सम्मिलित हैं और इनके बीच में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन चल रहा है, वहां एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा, उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। क्लियर है। तो यह जैविक समुदाय एवं भौतिक वातावरण की जब हम बात कर रहे हैं तो हम
किसकी बात कर रहे हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। के मध्य संबंधों को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने किया था, यह भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए थे। ठीक है, अगला हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जल एक पारिस्थितिकी आवास के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, वाटर ऑल्सो एक्ट एज एन हैबिटेट इन द इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। जब हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं, जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र एक हैबिटेट की तरह ही तो काम कर रहा है, जिसमें आपके जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो आपके जलीय जीव जंतु हैं वो रह रहे हैं। पानी में मछली रहती है, पानी में व्हेल रहता है, पानी में मेढक रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये कोई दिक्कत नहीं है। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर। देखो, अगर हम बात करें कि वेदर के अकॉर्डिंग, यहां पर ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा है। ये साइकिल चलती है, वाटर साइकिल चलती रहती है। ठीक है, आपका जो पानी है वो वाष्प बन के कभी क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, फिर जब बारिश होगी तो फिर वो पानी आएगा पृथ्वी पर, फिर ग्राउंड वाटर लेवल में डिस्चार्ज होगा। तो ये एक कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अर्थ में कहीं और किसी और प्लैनेट से ऐसे लाके पानी छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका गलत हो जाएगा। ए जो है वो क्या है? वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? एक मिनट क्लास, ये वाला था ना प्रश्न, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल के थ्रू वाटर जो है वो अपने फॉर्म को बदल रहा है। हो सकता है वेपर के फॉर्म में क्लाउड बन जाए, फिर उसके बाद बरस के फिर पानी के फॉर्म में नीचे आ जाए, या फिर स्नो के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दूसरे प्लैनेट से लाकर पृथ्वी पर ऐसे ऐसे बाल्टी भर पानी डाला जा रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर, नहीं, अमाउंट ऑफ वाटर इज द सेम, बस उसका जो फॉर्म है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये चीज समझिएगा। चलिए अगला हम देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है। बताइए यहां पर, इसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, कम्युनिटी रिजर्व की बात करते हैं, ठीक है, इन सब का गठन जो है किसके तहत होता है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ना क्लास? लेकिन जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, यहां पे ध्यान देना, जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, तो इसका गठन जो है ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैन एंड बायोस्फीयर के तहत होता है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं, या फिर कम्युनिटी रिजर्व की बात करते हैं, तो इन सब का गठन आपका WPA एक्ट 1972 के तहत होता है, बिल्कुल सही है। इट्स बाउंड्री आर डिमार्केटेड टू प्रोटेक्ट द स्पेसिफिक एनिमल, बर्ड, प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किगाली अमेंडमेंट से रिलेटेड। दिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग। Countries like India, China, USA have pledged to reduce the hydrofluorocarbon uses by 85% by 2000। ठीक है, यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है। भारत, चीन एवं अमेरिका जैसे देशों ने 2000 तक HFC के प्रयोग में 85% प्रतिशत कमी करने का संकल्प किया था। तो यहां पर ये 2000 नहीं है, ये 2045 है। ये बाध्यकारी है, ये सही है। पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा, यहां पर हमने CFC पर फोकस किया था। मेनली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो थे उनके यूज को कम करने की बात कही गई थी। ठीक है, सब्सटेंसेस की, और माना जाता था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए।
और बाद में याद रखिएगा कि किगाली अमेंडमेंट हुआ था। किगाली अमेंडमेंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की भी बात की गई थी। देखिए, रवांडा के किगाली में 28वीं पार्टीज बैठक में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन संशोधन पर 197 देशों ने सहमति जाहिर की थी तथा यह समझौता 1 जनवरी 2019 से प्रभावी हुआ, जो कि कानूनी रूप से बाध्यकर है। ठीक है, इस समझौते में क्या है, भारत, चीन और अमेरिका जैसे देशों ने 2045 तक HFC के प्रयोग में 85% कमी लाने का संकल्प किया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपको पता है ये कब हुआ था, आपका 1987 में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, जहां महत्वपूर्ण देश ओजोन लेयर का नाश करने वाली गैसों के नियंत्रण तक ही सीमित थे, वे अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी गैसों के नियंत्रण की बात कर रहे थे। ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में कहां है? गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है, ध्यान रखिएगा। बी आपका जो है वो सही उत्तर है। सबसे कम रूरल पॉपुलेशन कहां है? गौतम बुद्ध नगर में है। यहां पर आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर है पहले नंबर पे, दूसरे पे महोबा है और तीसरे पर हमीरपुर है। क्लियर? आगे बढ़े। The causes of biodiversity loss include loss of natural habitat, illegal hunting या फिर shifting cultivation। तो जैव विविधता के ह्रास की बात की गई है। ठीक है, देखिए कभी परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न पूछा, एक चीज याद रखिएगा कि बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए मेन फैक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेन मुख्य कारण क्या है? तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब आप खुद सोचो, जैव विविधता की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी जंगल की हम बात कर रहे हैं, वहां पे जैव विविधता देखने को मिलती है। अगर आप उस जंगल को ही काट डालोगे तो वहां पर जो जीव जंतु हैं वो तो वहां से आपके भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे, साथ ही साथ जंगल की जो अपनी डाइवर्सिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे मुख्य कारण तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ही होता है, जहां पर वो जीव जो हैं, जीव जंतु जो हैं वो रह रहे हैं, जो उनका घर है, जहां पर वो सरवाइव कर रहे हैं, आप उन्हीं को जाकर काट दो तो सबसे पहला तो डिस्ट्रक्शन का मेन कॉज बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अदर कॉजेज में आपके इलीगल हंटिंग भी आती है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी आता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको कि हम जूमिंग कहते हैं, जूमिंग प्रैक्टिस। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर क्या किया जाता है कि एक पैच लैंड का जिसमें कि फॉरेस्ट है उसको काट दिया जाता है पूरी तरीके से और इसी पैच पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज शुरू कर दी जाती है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तब तक की जाती है जब तक कि सॉइल की फर्टिलिटी नहीं खत्म हो जाती। और जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है, मतलब सॉइल की जो आपकी गुणवत्ता है वो खत्म होने लगती है, तो दूसरे पैच को लिया जाता है, वहां की फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू कर दी जाती है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। तो ये तीनों फैक्टर आपके जो हैं वो हम देखें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, डी। लेकिन कभी अगर परीक्षा में पूछा गया मेन फैक्टर और खाली आपको एक ऑप्शन को टिक लगाना होगा, तब आप हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को लगाएंगे। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 16th। बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज अ assertion and other as the reason. Coral reefs are mainly found in the tropical region. Clean water is essential for the growth of the coral reefs. बिल्कुल सही है। अगर हम देखें जो कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, प्रवाल भित्तियां हैं, वो मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। कोरल रीफ्स के लिए ग्रोथ के लिए कोल्ड वाटर मतलब क्लीन वाटर की जरूरत होती है, साफ पानी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले के क्लास में जब कोरल रीफ्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कोरल रीफ्स में हम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को देखते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहां पर कोरल्स पे जूजेंथली रहती है जो कि एल्गी है, कोरल्स पे सरवाइव करती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कोरल उनको रहने के लिए जगह देता है और उसके बदले में जो जूजेंथली है, जो एल्गी है, वो कोरल्स को क्या देती है, वो कोरल्स को
ऑक्सीजन देती है, ठीक है, वो सरवाइव करने के लिए कोरल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, एल्गी है ना, और कोरल्स इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो दोनों में हम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखते हैं। और साथ ही साथ कोरल्स का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है सुंदर सा, वो इन एल्गीज की वजह से ही होता है। और जब पानी का टेम्परेचर आपका अधिक होने लगता है, या पानी का इस ओशियन का जो वाटर है वो आपका एसिडिक होने लगता है, पोल्यूटेड होने लगता है, तो ये कोरल्स पे जो ज़ूज़ैंथली है, जो एल्गी है, वो उनसे दूर जाने लगती है, जिसके वजह से कोरल्स अब व्हाइट कलर के दिखने लगते हैं, जिसको कि कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। और इस तरीके से कोरल्स भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, कौन सा सही उत्तर है? बी आपका सही उत्तर है। क्लियर है क्लास? यहाँ पे 200 नहीं, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तापक्रम की आवश्यकता होती है। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। ये याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कोरल्स की बात करते हैं तो कोरल्स और एल्गीज के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जहां पे एल्गीज ऑक्सीजन देती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर कोरल्स एल्गीज को क्या देते हैं? रहने के लिए प्लेस देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, ताकि वो सरवाइव कर पाए। और ये कोरल का कलर क्या होगा, किस कलर का ये कोरल होगा, ये डिसाइड करती हैं ये एल्गीज के कलर। लेकिन जब यही एल्गीज कोरल्स को छोड़कर बाहर जाने लगती, दूर जाने लगती हैं, तो कोरल्स आपके व्हाइट कलर के अपीयर होने लगते हैं, जिसको कि हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है क्लास, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है। चलो अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। बताइए, दोनों ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। जब हम वर्ल्ड वाइल्ड फंड की बात करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कि it was established in 1961 in Switzerland as a charitable trust। दूसरा है the World Wildlife Fund for Nature is an international non-governmental organization। तो सही उत्तर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है क्लास, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, consider the following statement regarding the Dutch after their defeat in Battle of Bedara in 1760 the Dutch finally declined in India। तो बताइए, बेदारा की जब हम बात करते हैं तो ये बैटल जो थी वो आपकी कब हुई थी? 1759 के समय में हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव द्वारा किया गया था। ये सही है। इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, तो केवल एक जो है वो आपका सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा हुई पराजय के उपरांत भारत में अंतिम रूप से डचों का क्या हुआ था? पतन हो गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। ए आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। कौन सा? द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सप्रेशन ऑफ ठगी प्रैक्टिस, एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। देखिए, जब हम सती प्रथा की बात करते हैं तो सती प्रथा में आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखना है। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लगा था, बिल्कुल सही है। ठग की प्रथा पर रोक भी इनके समय में लगा था। चार्टर एक्ट भी 1833 का इनके समय में आया था। लेकिन फर्स्ट वॉइसरॉय ये नहीं थे ना। फर्स्ट वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना, सती प्रथा पर रोक 1829 पे लगा था। ठगी प्रथा 1830 पर आपका रोक लगा था। 1833 में चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अगर हम देखें, लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल था, ये याद रखिएगा। क्लियर है ना क्लास? हाँ, फर्स्ट वॉइसरॉय की बात करेंगे तो वो लॉर्ड कैनिंग था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 21वां प्रश्न देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है।
1857 की स्पॉय म्यूटनी जो है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टैटिकल सर्विस सर्वे जो है लॉर्ड मेयो के समय। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1857 के सिपाही विद्रोह जो है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ है। दूसरा आपको दिया गया है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन आपका लॉर्ड मेयो के समय में हुआ है। और प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो लॉर्ड लिटन के समय में हुआ है। 21वां प्रश्न है ये। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा क्लास? यहाँ पर आपका उत्तर जो है वो सी होगा। 2 और 3 आपका सही है। 1857 के जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो वो किसके समय में हुआ है? अभी हमने आपको बताया कि पहला वॉइसरॉय कौन था, तो मैंने आपको लॉर्ड कैनिंग बताया, ठीक है। और 1857 का जो स्पॉय म्यूटनी हुआ है वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ है। ये आपका गलत है, ये दोनों बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा गया है, ठीक है, उसके बाद ही तो आपका क्वींस डिक्लेरेशन हुआ। और क्वींस डिक्लेरेशन में क्या बोला गया कि ईस्ट इंडियन कंपनी को अब पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है, अब ब्रिटिश सॉवरेनिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्वींस का शासन होगा। अब आप सब हमारे अधीन हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अभी तक आप लोगों को जो परेशान करता था वो तो ईस्ट इंडियन कंपनी था, ठीक है, हम लोग नहीं। आज से आप लोग क्या है, ब्रिटिश सॉवरेनिटी यहाँ होगी, क्वींस की देखरेख में आप लोग रहेंगे। तो इसीलिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसको समाप्त करके वाइसरॉय की पोस्ट और सेक्रेटरी की पोस्ट आई। वाइसरॉय कौन था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन बोलना चाहिए इन इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय। अगला देखिए 22वां प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। पूछा जाता है सबसे पहला प्रश्न कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रिपेल किया, किसने समाप्त किया? तो वो लॉर्ड रिपेन था, याद रखिएगा। लिटन के समय में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और रिपेन के समय में उसे समाप्त कर दिया गया। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य केवल बंगाली भाषा के पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण करना था। देखो वर्नाकुलर की जब हम बात करते हैं तो ये लोकल लैंग्वेज होती है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो खाली ऐसा नहीं था कि वो बंगाली लैंग्वेज के लिए ही आया था, वो सारी लोकल लैंग्वेज के लिए आया था, ठीक है। उसमें मराठी भी थी, बंगाली भी थी, जिसमें कि उस समय मैगजीन या पेपर्स छपते थे लोकल लैंग्वेज में, उनके लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। तो सारी लोकल लैंग्वेज के लिए, खाली बंगाली के लिए नहीं, ठीक है। टू अवॉइड दिस एक्ट द अमृत बाजार पत्रिका चेंज इट्स मीडियम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। ये बिल्कुल सही है। ऐसा कहा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो अमृत बाजार पत्रिका इन्हीं तरीके की मैगजीन्स के लिए लाया गया था, ताकि जो रिवॉल्यूशनरी जो लोगों के बीच में जो आ रही है, फीलिंग्स आ रही है, ठीक है, उसको सप्रेस किया जा सके। और बोला जाता है कि अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपने मीडियम को बंगाली से अंग्रेजी में कर दिया, ठीक है। और जैसे ही इंग्लिश में कन्वर्जन हुआ तो अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसमें लग ही नहीं सकता था, क्योंकि अब बंगाली लैंग्वेज का प्रयोग नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कौन सा आपका करेक्ट है? केवल बी, याद रखिएगा, केवल बी जो है वो आपका सही है, ठीक है, पहला आपका गलत है। अब यहां पर देखो पाइका रिबेलियन की बात की गई है, ठीक है। तो बताइए पाइका विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था आपका? ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। रिबेलियन से रिलेटेड प्लस प्रश्न कुकी आंदोलन, कुका आंदोलन, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पाइका विद्रोह की जब हम बात करेंगे तो ये आपका कब स्टार्ट हुआ है? 1817 में। बी आपका सही उत्तर है। कंपनी द्वारा खुर्जा के राजा को अपदस्थ करने के कारण क्षेत्र का प्रशासन कंपनी के अंतर्गत आ गया था, जिस कारण पाइको सैनिक को पदच्युत कर दिया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा 1817। अगला प्रश्न हम देखें यहां पर क्या दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात की गई है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1895। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज टू असिस्ट इन द स्टडी ऑफ एंशिएंट रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस। देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियो मीन्स गॉड,
तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इसका गठन किया गया था टू स्टडी द एंशिएंट रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस। बिल्कुल सही है, ये प्राचीन धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैडम ब्लावेस्की का और ओलकाट का नाम आपको याद रखना है। ये जो थे उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कहलाते हैं। हाँ, बाद में जाकर एनी बेसेंट इससे जुड़ती हैं, लेकिन एनी बेसेंट जो थी वो फाउंडिंग मेंबर नहीं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि एनी बेसेंट जो थी वो आपकी फाउंडिंग मेंबर थी। तो बी आपका सही उत्तर है। जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो 1875 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, अडयार में इसका गठन किया गया था। इसके बाद जो मतलब इसका गठन 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। इसके बाद 1886 में अडयार में भी इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, इसका बोल सकते हैं मुख्यालय, एक ऑफिस अडयार में हो गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके संस्थापक मैंने आपको बता दिया, ब्लावस्की, मैडम ब्लावस्की का नाम याद रखना है और कर्नल ओलकाट का नाम याद रखिएगा। बाद में एनी बेसेंट इससे आके जुड़ती है, लेकिन एनी बेसेंट इसकी फाउंडिंग मेंबर नहीं रहती है। इंपॉर्टेंट चीज है। 25th क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, तो ध्यान से देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑल इंडिया हिंदू महासभा। ठीक है, इनिशियली इट्स नेम वाज द पंजाब हिंदू कॉन्फ्रेंस। बताइए, ऑल इंडिया हिंदू महासभा की बात की गई है और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। तो यहां पर जो दोनों स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, पढ़िए इसको। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी, बिल्कुल सही है। आरंभ में इसका नाम पंजाब हिंदू सम्मेलन था, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो देख लीजिए, इसकी स्थापना 1909 में मुस्लिम लीग की चुनौतियों का सामना करने के लिए की गई थी। आरंभ में इसका नाम क्या था? पंजाब हिंदू सम्मेलन। 1915 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? हिंदू महासभा रखा गया और 1921 में भारतीय हिंदू महासभा इसका नाम हो गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास का ये आखिरी 25वां प्रश्न था। आप में से कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम मॉक टेस्ट रेगुलर क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं उसके पीछे का कारण है, इधर बीच लगातार इंटरव्यू चल रहा था जो स्टूडेंट्स का, जो लोग यूपीपीसीएस इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मेंस वाली सीरीज भी, तो लोड थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से मॉक टेस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आगे मॉक टेस्ट जो है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, बल्कि हम अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, मॉक टेस्ट को फिर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप में से जो स्टूडेंट को मॉक टेस्ट ढूंढने में दिक्कत होती है वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फिर से एक नई प्लेलिस्ट बना दी जाएगी मार्च में। तो चलो, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के लिए भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, पीवाईक्यूज सॉल्व कराया जाएगा, और आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो फैकल्टी आपको हेल्प भी करेगी। इंटरव्यू के लिए भी आपको मदद की जाएगी। तो पूरा ऑल कोर्स है ये, ठीक है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। तो अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी क्लास। तो थैंक यू सो मच। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक यही कहूंगी, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, रिवीजन कंटिन्यू रखिए। ठीक है, रिवीजन करते रहिए बार बार जो भी चीज पढ़ते हैं, ताकि कमांड आपका बढ़े। तो प्रीलिम्स, मेंस, और अभी प्रीलिम्स में समय है तो मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स को आप अभी कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।